मुगल के आने के बाद उन्होंने दो नई भाषाओं का में शिक्षा देना शुरुआत किया। एक था फारसी, दूसरा था अरबी। ठीक है, मतलब देसी मुर्गी बिलायती बोल। देसी मतलब यहाँ के लोगों को अरबी में शिक्षा देने का और फारसी में शिक्षा देने का कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिला होगा और उन शासकों को मिला होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं आप। ठीक है, और उसका क्या समाज पर असर पड़ा होगा। इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा कि एक बहुत बड़ी आबादी शिक्षा से वंचित हो गई, दूर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज हमारे हिंदुस्तान में आकर कोई फ्रेंच भाषा में शिक्षा देना शुरू कर दे, तो बताओ शिक्षा में ये गतिरोध आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब 10-20 साल तो पीछे जाएंगे ना हम, कम से कम। अगर एक नई भाषा में आज भारत सरकार तय कर ले कि नहीं, शिक्षा का माध्यम केवल फ्रेंच होगा, हमारा देश गुलाम हो जाए, फ्रेंच या जर्मन कोई भी आ जाए और कहे कि नहीं हमारी भाषा में ही शिक्षा का माध्यम वो होगा, तो क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वही असर पड़ा यहाँ अरबी और फारसी को शिक्षा का माध्यम बना देने से। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, शिक्षा जो गुरुकुलों में हुआ करता था उसके बदले शिक्षा कहां दी जाने लगी, दो भागों में बांट दिया गया शिक्षा को। एक तो प्राइमरी लेवल पे हो गया मकतब। मकतब संचालित कौन करता था, मकतबों का संचालन था मस्जिदों के हाथ में। मस्जिद में ही मकतबी पढ़ाई होती थी। मकतब मतलब प्राइमरी एजुकेशन, आप कह सकते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक का जो की पढ़ाई लगभग। ठीक है, उसकी शिक्षा कहां होती थी, मकतब में। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है आप सभी लोगों ने, कौन थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, कथाकार थे हिंदी के। उनकी पढ़ाई कहां हुई है पता है, मदरसे में हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसा में पढ़े हैं, पता है नहीं, कुछ दिन उन्होंने मदरसा में, उनकी पढ़ाई भी मदरसा में हुई थी कुछ दिन। ठीक, तो प्राइमरी एजुकेशन मकतब, हायर एजुकेशन मदरसों में। मकतब में केवल और केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, केवल धार्मिक शिक्षा, मतलब केवल कुरान और हदीस पढ़ना था और ये कंपलसरी था। जो भी पढ़ना है तो वही पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, या तो वही पढ़ना है या फिर पढ़ना ही नहीं है। और इसे सरकारी सहायता प्राप्त था और इधर के शिक्षा पर रोक नहीं थी, आप चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। उल्टा सरकार का कोप भाजन बनना पड़ेगा आपको। कोप भाजन मतलब सरकारें डराएगी, आंख दिखाएगी। ठीक है, आंख दिखाने का तरीका कई तरीके थे। उसमें एक तरीका था कि अगर आप कन्वर्ट नहीं होते हैं तो जजिया कर दीजिए, पढ़ा है इतिहास में। जजिया कर क्या था, गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था। मतलब अगर आप मुसलमान हैं तो वो टैक्स नहीं देना है, और मुसलमान के अलावा और कुछ भी है आप तो आपको जजिया कर देना है। वैसे ही मकतब में पढ़ेंगे या मदरसा में पढ़ेंगे तो सरकारी सहायता मिलेगी, राजा बादशाह का सहायता मिलेगा, नवाब का सहायता मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर अन्य स्कूलों में पढ़ेंगे तो सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, आपको अपने खर्चे में पढ़ना होगा। तो परफॉर्मेंस में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, अंतर आ गया। अंतर क्या आया, सबसे पहला अंतर आया कि यहां के लोगों का संबंध जो है स्व माने क्या होता है, स्व मतलब अपना, अपना स्व मतलब अपना, अपने आप से संबंध टूट गया लोगों का। जो हमारा अपना है उससे संबंध टूटा। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्व जोड़ तंत्र, स्व मतलब अपना तंत्र, तब स्वतंत्रता। नहीं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल घर अपना हो, ठीक है, लेकिन उसमें भाड़ा देना पड़ेगा, और वो घर अपना हो और उसमें हमारी मर्जी नहीं चले, तो वो घर मेरा हुआ क्या, केवल तब तो ईंट की मकान है, ईंट वाला मकान है।
हम रह रहे हैं लेकिन नियम कानून चल रहा है दूसरे का, तो हम स्वतंत्र हैं या गुलाम हैं? गुलाम है। इस बात को याद रखना। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व का तंत्र। तंत्र मतलब, तंत्र का मतलब क्या होगा? व्यवस्थाएं, नहीं, नियम कानून कायदे रीति रिवाज। अगर हमें अपने तंत्र से काट दिया जाए, अगर या अपने तंत्र का पालन करने के लिए हतोत्साहित किया जाए और विदेशी तंत्र का पालन करने समय प्रोत्साहित किया जाए, तो स्व से संबंध टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो यही काम हुआ उनके आने के बाद, ठीक है। और प्रचार ऐसा किया गया, प्रचार क्या किया गया कि संस्कृत पढ़ना मतलब जाहिलों का काम है, ठीक है। उर्दू पर फारसी पढ़ोगे, अरबी पढ़ोगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। अरबी फारसी नहीं पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरबी फारसी नहीं पढ़ोगे तो एक चीज पता है आपको, कुछ दिन आजादी से पूर्व तक भी, अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों ने इस चीज को लगातार जारी रखा था। अदालतों की भाषा बहुत दिनों तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद तक अदालतों की भाषा फारसी हुआ करती थी। यहां मतलब क्या था इसका? मकसद क्या था इसका? वही काम अंग्रेजों ने भी किया। आज भी हमारे यहां अदालतों की भाषा अंग्रेजी है। इससे अंतर क्या पड़ता है बताओ? अगर आज हिंदी में, बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में अगर अदालती कार्रवाई होगी, अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट्स आएंगे अगर, तो आम जनता को समझ में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? रिक्शा वाले को भी समझ में आएगा, चौथे पांचवें पास व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगी अदालत का फैसला क्या है। लेकिन अगर ऐसी भाषा जिसमें आम जनता, जिसको पढ़ ना सके ना समझ सके, कुछ गिने चुने लोग ही पढ़ सके समझ सके, तो शोषण होगा कि नहीं होगा अधिकतर आबादी का? तो इसी खास मकसद से नौकरी करने के लिए यह बाध्यता जब हो गई कि आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप फारसी जानेंगे, क्योंकि राजकाज की भाषा कौन थी? अरबी और फारसी, विशेष रूप से फारसी, ठीक है। तो फारसी जानने वाले कोई नौकरी मिलेगी, मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक। नंबर वन। नंबर टू, कल्चरल डिफरेंसेस क्या आ गया? कल्चरल डिफरेंसेस ये आ गया कि इस माने मुगलों के आने के बाद, इस्लामिक कल्चर के यहां के आने के बाद पुरुष और महिला का संबंध बदल गया। सबसे पहला अंतर, क्योंकि महिलाओं को स्कूल जाना, एक साथ पढ़ाई करना इस्लाम में वर्जित है, मना है। सही है गलत है? उसका असर क्या पड़ा? जब शासक वही होंगे, ठीक है, तो शासन का आदेश का असर तो पड़ेगा ही। अब क्या हुआ कि महिला पुरुष एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी,